नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रफ्तार एजुकेशन में। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक लोकसभा की सीरीज चला रखी है, जिसका कि हम आज आखिरी पार्ट लेके आए हैं। इसके पहले हम आपको 8 वीडियो दे चुके हैं। तो चलिए आज हम अपना 8वां जो नवा पार्ट है वो आज स्टार्ट करते हैं। और आज ये ख़त्म हो जाएगा लोकसभा वाला टॉपिक। इसके बाद हम अगला कोई और टॉपिक लेके आएंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि हम 9वें टॉपिक में क्या लेके आए हैं। जैसा कि आप सबके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि संसदीय विशेषाधिकार, सुविधाएं, वेतन और परिलब्धियां। इस टॉपिक पर हम लेके आए हैं कि जो हमारे सांसदगण होते हैं उनको क्या क्या विशेषाधिकार, जो सुविधाएं होती हैं, वेतन और परिलब्धियां क्या क्या मिलती हैं, तो इन पर हम चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए कि बाकी वीडियो की तरह हम ये नहीं करेंगे कि उनको कार मिलती है या फिर उनको रहने का घर या किराया या फिर ये वो, ऐसी कोई बातें नहीं होंगी। जो संसद के भाषा के अनुरूप होगी, जो संसद के नियम के अनुरूप होगी, नीति के अनुरूप होंगी, वही सारी बातें हम इस टॉपिक में करेंगे। इसलिए हमारा ये जो वीडियो है आज इतना खास है। तो चलिए अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा कि संसदीय विशेषाधिकार क्या है, पहला प्रश्न हमने यही लिया है। तो हाईलाइटेड करते हुए चलेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार शब्द से अभिप्रेत का मतलब होता है मीनिंग, ऐसे कतिपय अधिकार तथा उन्मुक्तियां। कतिपय अधिकार का मतलब कि जो सर्टेन राइट्स होते हैं उनके, जो निश्चित अधिकार होते हैं। और उन्मुक्तियां मतलब कि इम्यूनिटी, जो लड़ने के लिए उनको शक्तियां मिलती हैं। राइट्स और पावर दोनों के बारे में बात कर रहा है। जो संसद के प्रत्येक सदन तथा उसके समितियों को, जो कमेटी होती है उसको सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है। मतलब समिति को भी प्राप्त होगी और व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त होगी। और जिनके बिना वे अपने कृत्यों का, जो अपना काम है उसका निर्वहन दक्षता पूर्वक, मतलब पूरे एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएंगे तथा प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते हैं। संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य संसद की स्वतंत्रता, प्राधिकार तथा गरिमा की रक्षा करना है। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधायिकाओं, यहाँ पे जो राज्य की विधायिका है इनकी बात कर रहे हैं, तथा इनकी समितियों तथा सदस्यों के अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का निर्धारण। उन्मुक्तियों का फिर से बता दे रहे हैं कि लड़ने की शक्तियाँ मिलती हैं उनको। संविधान का अनुच्छेद 105, यहाँ पे दो बातें बताना चाहेंगे कि 105 जो होता है वो संसद को मिलता है और 194 मिलता है वो विधानसभा और विधान परिषद को। कहने का मतलब है कि विधायिका को मिलता है। सभा को सदन की अवमानना अथवा उसके किसी विशेषाधिकार हनन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। तो कुल मिलाकर संसदीय विशेषाधिकार ऐसे विशेषाधिकार होते हैं जो कि हमारे सांसद को उनके काम करने की छूट देते हैं तथा शक्तियां प्रदान करते हैं कि कोई उनके काम में विघ्न ना डाल सके और वो पूरी स्वतंत्रता के साथ और पूरे जिम्मेदारी के साथ अपने काम का निर्वहन कर सकें। यहाँ पे जो दो बातें जरूरी हैं आपके जानने के लिए, एक तो ये 105 आर्टिकल, 105 आर्टिकल ये सांसदों को मिलता है और ये हमारे विधायकों को मिलता है 194 आर्टिकल। ये विधायिका के लिए है और ये संसद के लिए है। तो ये दोनों याद रखिएगा, यही परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए हम अपने अगला प्रश्न चलते हैं कि क्या भारत में संसदीय विशेषाधिकार संहिताबद्ध है। संहिताबद्ध का मतलब होता है कि क्या मतलब कि वो कानून में लिखा गया है, कोडिफाइड है या नहीं है। तो प्रत्येक सदन और इसके सदस्यों तथा समितियों को प्रदान किए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को परिभाषित करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 105 और 194 बता चुके हैं आपको कि 105 जो होता है वो संसद को और 194 जो होता है वो विधान सभा और विधान परिषद को मिलता है। के खंड 3 के अनुसरण में संसद तथा राज्य विधायिकाओं द्वारा अभी तक कोई विधान जो है वो नहीं बनाया गया है। इसका मतलब अभी तक कोई लॉ नहीं बनाया गया है। तो जो पूछा था कि संहिताबद्ध है या नहीं है, तो नहीं है। और इस प्रकार का विधान न होने की स्थिति में संसद के जो सदन और राज्य विधायिकाओं तथा उनके सदस्यों तथा समितियों के अधिकार, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां वही होंगी जो संविधान 44वां संशोधन जो 1978 में हुआ था कि धारा 15 के लागू होने से तत्काल पूर्व सभा और उसके सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त थी। मतलब जो शक्ति उसके पहले प्राप्त थी वही शक्ति अभी भी होगी, जब तक कि हमारा संसद कुछ दूसरा शक्ति लागू नहीं कर देता है या पारित नहीं कर देता है। संविधान जो 44वां संशोधन हुआ था 1978 ने हाउस ऑफ कॉमन्स के उल्लेख को हटा दिया था। यही है ये जो बता रहा है कि 44वां संशोधन में क्या हुआ था धारा 15 के लागू होने से पहले, तो यही था कि हाउस ऑफ कॉमन्स के उल्लेख को हटा दिया था, जो कि पहले 105 तथा 194 की धारा 3 में था। और ये तब तक हटा रहेगा जब तक कि कोई
आगे आने वाले टाइम में हमारा संसद इसको पारित ना कर दे। तो यही था कि विशेषाधिकार जो है संहिताबद्ध है या नहीं है, तो नहीं है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। विशेषाधिकार भंग तथा सदन की अवमानना में क्या अंतर है? तो इसका आंसर आपके सबके सामने दिख ही रहा होगा कि जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के या सामूहिक रूप से सभा के किसी विशेषाधिकार अधिकार उन्मुक्तियों की अवहेलना करता है, कोई व्यक्ति तो या उनका अतिक्रमण करता है, तो इस अपराध को विशेषाधिकार भंग कहा जाता है। कोई और व्यक्ति, कोई जो दूसरा व्यक्ति जिसका संसद सभा से कोई मतलब नहीं होता है, और सभा के अवमानना की समानता इस प्रकार परिभाषा दी जा सकती है कि ऐसा कोई कार्य या भूल जो कि संसद के किसी सदन के किसी काम में, उसके कृत्यों के निर्वहन में जो काम होते हैं उसके निर्वहन में बाधा या अड़चन डालती है, अथवा संसद के किसी सदस्य या अधिकारी के मार्ग में उसके कर्तव्य के पालन में बाधा या अड़चन डालती है, अथवा जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसे परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं कि संसद का अवमानना माना जाता है। यद्यपि सभी प्रकार के विशेषाधिकारों का भंग किया जाना वो सभा की अवमानना ही है, जिससे विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। कोई व्यक्ति सभा के किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन किए बिना सभा की अवमानना का दोषी हो सकता है, अर्थात जब वह समिति में उपस्थित होने के आदेश का पालन न करे अथवा सदस्य के रूप में वह किसी सदस्य के चरित्र अथवा आचरण पर टिप्पणी करे। तो कहने का मतलब है दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अवमानना का दोषी हो सकता है बिना विशेषाधिकार का उल्लंघन किए, विशेषाधिकार जो विशेषाधिकार उनको मिला हुआ है उसको भंग किए बिना भी अवमानना का दोषी हो सकता है। कब? जब वह किसी सदस्य के चरित्र पर या आचरण पर टिप्पणी करता है, या तो फिर जब सदस्य जब अध्यक्ष द्वारा या किसी समिति में उसको उपस्थित होने के लिए कहा जाता है तो वो उस बात को ना मानता है, तो वहाँ पर वो सदन का अवमानना करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषाधिकार भंग और सदन की अवमानना में क्या अंतर है। दोनों एक साथ साथ नहीं हो सकते हैं। अगला जो आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि विशेषाधिकार के प्रश्न संबंधी क्या प्रक्रिया है। तो विशेषाधिकार के प्रश्न पर सभा द्वारा स्वयं विचार और विनिश्चय किया जाता है, या उसे सभा द्वारा परीक्षण, जांच और प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है। तो या तो ये समिति खुद जांच करके रिपोर्ट देगी, या तो फिर सभा चाहे तो स्वयं विचार करके और निश्चित कर सकता है कि किस किस तरीके के उनको विशेषाधिकार चाहिए और उनको क्या क्या मिलना चाहिए। वो सब खुद तय कर सकते हैं या समिति तय करेगी। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सदस्य के स्वतः निलंबन संबंधी क्या नियम है। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों का नियम 374 के क जो ए पार्ट है उसमें प्रावधान ये है कि किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर, मतलब बिल्कुल जो अध्यक्ष का जो बैठने वाला सीट होता है उसके पास आकर, अथवा सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से सभा की कार्यवाही में बाधा डालकर, लगातार और जानबूझकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करते हुए घोर अव्यवस्था उत्पन्न की जाने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा सदन का नाम लिए जाने पर वह सभा की सेवा में लगातार 5 बैठकों के लिए या सत्र की शेष अवधि के लिए जो भी कम हो स्वतः निलंबित हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भी कोई जो सांसद होते हैं हमारे, अध्यक्ष के सीट के पास जाकर अगर नारे लगाते हैं, नारेबाजी करते हैं या किसी भी तरीके से सदन की कार्यवाही में बाधा डालकर, अड़चन डाल के और काम रोकने का प्रयास करते हैं, तो इस स्थिति में अध्यक्ष जो है वो उनको कम से कम 5 बैठक के लिए, चाहे तो शेष अवधि के लिए भी, मान लीजिए कि एक ही दिन अभी उसने बैठक में शामिल हुआ है वो सदस्य, तो अगले आने वाले बाकी बैठकों से उसको स्वतः निलंबित कर सकता है। तो यह स्वतः निलंबन संबंधी नियम है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि MPLD योजना क्या है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, नाम से ही है कि MPLDS को वर्ष 1993 में लागू किया गया था, और इस योजना के अंतर्गत लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक की लागत से किए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में जिला प्रमुख को सुझाव दे सकता है। यही आपने सुना होगा कि सांसद निधि के नाम से फेमस है। ये योजना जो है वो सांसद निधि के नाम से फेमस है, और हर सांसद को प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने सांसद निधि में, ताकि वो अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों पर उस पैसे को खर्च कर सके और योजनाओं में वो लगा सके पैसे, इसलिए उसको ये पैसे मिलते हैं। तो ये हमारा ये प्रश्न हो चुका। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि प्रश्न क्या है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्य का वेतन कितना है। तो इसको हाईलाइटेड करते हुए चलेंगे
कि वर्तमान में संसद सदस्य को 1 लाख रुपये पहले तो प्रतिमाह वेतन और 70,000 रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में मिलता है। ये 2 चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा और 60,000 रुपये प्रतिमाह कार्यालय जो ऑफिस खर्च के रूप में उनको दिया जाता है, जिसमें कि 20,000 रुपये लेखन सामग्री और पत्राचार और 40,000 रुपये जो होते हैं वो व्यक्तिगत सहायक, कोई अपना अगर असिस्टेंट रखते हैं, पर्सनल असिस्टेंट पीए, तो उसके लिए दिया जाता है। और 20,000 रुपये जो लेखन सामग्री है वो खरीदने के लिए दिया जाता है। और संसद सदस्य को सभा अथवा समितियों की बैठक अथवा अन्य संसदीय कार्य में भाग लेने के लिए 2,000 रुपये का दैनिक भत्ता भी मिलता है। मतलब कि संसद कार्य में अगर उनको कहीं जाना हो तो उसके लिए 2,000 रुपये दैनिक भत्ता भी मिलता है। ये इनका लोकसभा सदस्य का इतना था कि एक तरफ उनका 1 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन, 70,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में, 60,000 रुपये ऑफिस खर्च और 20,000 रुपये उसमें जिसमें लेखन सामग्री है और 40,000 रुपये पर्सनल असिस्टेंट के लिए दिया जाता है और 2,000 रुपये अलग से दैनिक भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सुविधा के तौर पे, लेकिन फ़िलहाल में आप ये वेतन प्रश्न जो था वेतन से जुड़ा हुआ था, तो वेतन के तौर पे यही मिलता है। यहाँ पे सुविधा के बारे में नहीं बात किया हुआ था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे आ चुके हैं कि क्या संसद सदस्य किसी पारिवारिक पेंशन के भी हकदार हैं? तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने किसी भी अवधि तक अंतरिम संसद के सदस्य अथवा संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में सेवा की हो, उसे 1 अप्रैल 2018 से प्रति माह पेंशन के रूप में 25,000 रुपये भुगतान किया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष से अधिक वर्षों की अवधि तक सेवा करता है तो उसे 5 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रत्येक वर्षों के लिए प्रति माह 2,000 रुपये की दर से अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप एक बार से ज़्यादा सांसद है तो ये अलग से दिया जाएगा। पेंशन की राशि निर्धारित करने के लिए सदस्य के रूप में पूरी की गई अवधि की गणना हेतु ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि 9 महीने या इससे अधिक की अवधि को एक पूरा वर्ष मान लिया जाएगा। मतलब 9 महीने से ज़्यादा की अवधि को एक पूरा वर्ष माना जाएगा पेंशन की राशि की गणना करते वक्त। अब जो अगला पॉइंट है कि दिवंगत सांसद जो होते हैं या संसद सदस्य, पूर्व संसद सदस्य का पति या पत्नी कोई हो, अगर वो पति मतलब कोई अगर औरत होते हैं तो उनका जो हस्बैंड होंगे, उनके जो पति होंगे उनको, और अगर कोई आदमी होंगे, कहने का मतलब कोई मेल अगर पार्लियामेंट मेंबर है तो उनके वाइफ को वो मिलेगा अपने जीवन की शेष अवधि के लिए। दिवंगत संसद सदस्य पूर्व संसद सदस्य को अन्यथा देय पेंशन के आधे के बराबर पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये हमारा संसद सदस्य जुड़ा हुआ पेंशन वाला भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आपने देखा कि हमने कितने अच्छे तरीके से ये जो संसद सदस्य के वेतन, विशेषाधिकार और परिलब्धियां से जुड़े हुए प्रश्नों को शामिल किया। और आप सबने एक बात ज़रूर ध्यान दिया होगा कि हमने वो सारी बातें नहीं यहाँ पे इंक्लूड की हैं कि उनको कितना भत्ता मिलता है या क्या रेंट मिलता है या जो मेडिकल फैसिलिटी है वो सब मिलती है, क्योंकि वो सारी बातें आप जानते हैं, वो हर किताब में पढ़ते हुए आए हैं। मैंने वही बातें बताई हैं जो कि नियम से जुड़ी हुई बातें हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम में वो नहीं पूछा जाएगा कि उनको चिकित्सीय सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है। हमने जो इस वीडियो में जो प्रश्नों को दिखाया है वही एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे कि सांसद निधि के तहत कितने पैसे मिलते हैं, या फिर अनुच्छेद 105 क्या है, अनुच्छेद 194 क्या है। तो वो सारी बातें ही दिखाई हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे कि आपने हमारे 9 वीडियो आए उनको इतने प्यार से देखा और इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे, और तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।